जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नीट सेंचुरी में। और आज हम सीखेंगे श्वासन अर्थात ब्रीदिंग की क्रियाविधि के बारे में। तो बेटा, श्वासन की क्रियाविधि को समझने के लिए मुझे सबसे पहले श्वासन में सम्मिलित दो पेशियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिनमें से सबसे पहली पेशी है डायफ्राम और दूसरी पेशियों का नाम है अंतरापर्शुक पेशियां, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। तो आइए बेटा, एक चित्र के माध्यम से इन दोनों पेशियों के बारे में जानते हैं। तो जैसे देखो बेटा, सबसे पहले डायफ्राम के बारे में सीखते हैं। आप ऐसा मानिए कि ये जो है ये मेरा मध्य शरीर है। ये क्या है? मेरा मध्य शरीर। अब सबसे पहले सवाल आता है कि सर ये मध्य शरीर क्या होता है? तो भाई यहां से लेके देखिए, यहां से लेके कुछ यूं, ये जो आप पूरा शरीर देख रहे हो है ना, जिसको हम कभी कभार अपना धड़ भी बोल देते हैं, ये क्या कहलाता है? मेरा मध्य शरीर। आया समझ में? ये मेरा जो मध्य शरीर है, इसको एक पेशीय संरचना, जिसे मैं बोलता हूं डायफ्राम, कुछ इस प्रकार से कितने भागों में विभाजित करती है? दो। अब देखो, ये पूरा मेरा मध्य शरीर था, लेकिन मेरे इस लाल कलर के डायफ्राम ने, देखो मैंने लाल रंग से बनाया है, क्या है? मेरा डायफ्राम। इस डायफ्राम ने मेरे मध्य शरीर को कितने भागों में विभाजित किया बेटा? दो भागों में। और एक चीज, ये डायफ्राम कैसी संरचना है बोलो? ये डायफ्राम पेशीय संरचना है। बेटा, ये जो डायफ्राम है ये मुख्य रूप से स्तनधारियों का लक्षण है, लेकिन किन अपवाद स्वरूप ये अपने क्रोकोडाइल्स में भी पाया जाता है। तो बेटा, ये जो डायफ्राम है इसने मेरे मध्य शरीर को, अपन नाम लिख लेते हैं, दो भागों में विभाजित किया। ऊपर वाला है बेटा वक्ष गुहा और नीचे वाला है उदर गुहा। वक्ष गुहा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। और उदर गुहा को हम नीचे क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? बोलिए जल्दी से। एब्डोमिनल कैविटी। और बेटा, वक्ष गुहा और उदर गुहा, इन दोनों को एक साथ मिला के मैं देह गुहा भी नाम दे सकता हूं। अर्थात ये जो मेरा देह गुहा है, इसको डायफ्राम ने कितने भागों में विभाजित किया? दो, वक्ष गुहा और उदर गुहा। चलिए बात करते हैं वापस से डायफ्राम की। जैसे डायफ्राम मैंने आपको बताया एक पेशीय संरचना है। देखिए, पेशीय संरचना है और इसका आकार आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा गुंबद के जैसा, जैसे ताजमहल का गुंबद है, गुंबद के जैसा, या फिर चाप जैसा, जैसा हम गणित में चाप बनाते थे, याद करो, तो कुछ चाप जैसा। यानी कि डायफ्राम का जो आकार होता है वो कैसा होता है बताओ? चाप जैसा, चाप के आकार का। किस आकार का बेटा? चाप के आकार का। या फिर कैसा होता है बताओ? गुंबद के आकार का। लिख देते हैं अपन, या फिर गुंबद के आकार का। आया समझ में? तो आपको यहां से डायफ्राम के बारे में समझ में आया। अब मुझे एक चीज बताना, इधर देखो सारे लोग, इधर देखो, ये जो वक्ष गुहा है, आप सबको इतना तो पता होगा कि हमारे गले में से इस प्रकार हमारा ट्रैकिया नीचे वक्ष गुहा में आता है ना, और पांचवी वक्षीय कशेरुका के स्तर से दो भागों में विभाजित हो जाता है। यानी कि ये मेरा जो ट्रैकिया था, श्वास नली कहते हैं हिंदी में, है ना, ये नीचे आया मेरी वक्ष गुहा में और लगभग पांचवी वक्षीय कशेरुका पर आकर कुछ ऐसे दो भागों में विभाजित हुआ। और दोनों जो आपके ट्रैकिया हैं, दोनों जो श्वास नली हैं, वो अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में क्या हो जाएंगे बेटा? अंदर की ओर ऐसे घुस जाएंगे। ठीक, यानी कि देखो, वक्ष गुहा जो थी, वक्ष गुहा में मेरे क्या रखे हैं? फेफड़े। ये क्या है हमारे? बोलो, ये है हमारे फेफड़े। ठीक सा। और ये क्या है हमारी? बताओ, श्वास नली। याद है ना आप सबको कि ये जो हमारी श्वास नली है, इसी में सी आकार के छल्ले पाए जाते थे। याद करो, उपास्थि के बने कैसे सी आकार के छल्ले पाए जाते थे कि नहीं पाए जाते थे, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम इतना सीखे। अब बेटा हम बात करेंगे केवल वक्ष गुहा की, है ना। अब हम पूरा फोटो नहीं बनाएंगे, केवल वक्ष गुहा की बात करेंगे। तो हम अगले चित्र पर चलते हैं और कुछ इस प्रकार से देखिए, आप सब लोग देखिए। देखो बेटा, फिर से वही मैं पूरा का पूरा मध्य शरीर बनाता हूं। ये देखो, ये मध्य शरीर बनाया मैंने। ठीक, और मध्य शरीर में बताओ फिर से क्या बनाऊं मैं? डायफ्राम। ये देखो साहब, ये मैंने बना दिया गुंबद के आकार का डायफ्राम। और अब मैं इसमें फिर से वही देखो, ऊपर से कौन आएगी बताओ जरा? ट्रैकिया। और ट्रैकिया आई वक्ष गुहा में पांचवें वक्षीय स्तर से दो भागों में क्या हो गई? विभाजित। और ये देखो, ये इस तरफ का एक फेफड़ा और ये इस तरफ का ये फेफड़ा, बायां फेफड़ा। ठीक, अब आप सबको पता होगा कि बेटा हमारा जो ये पूरा वक्ष गुहा है ना, वक्ष गुहा प्रॉपर थोरेसिक चैम्बर, ये इस वक्ष गुहा को क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर। और ये जो वक्ष गुहा है बेटा, ये विभिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ एक पिंजरे जैसी संरचना है ना, जिसके अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। तो इसको बोलते हैं थोरेसिक केज। देखो, जैसे सामने की तरफ क्या होगी? यहां पर बताओ, सामने की तरफ यहां पर एक अस्थि होती है, जिसका नाम क्या होता है? स्टर्नम। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। तो देखो, सामने की तरफ ये रही अस्थि अपनी, इसको क्या नाम देते हैं? स्टर्नम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको?
स्टर्नम, तो नाम लिख देते हैं अपन स्टर्नम, ठीक। स्टर्नम हिंदी में इसको ओरोस्थी बोला जाता है, ठीक है। अपन इसका अंग्रेजी नाम लिख रहे हैं, लेकिन चलिए अब आगे, अब पीछे की तरफ क्या होगा बताओ। देखो आगे तो स्टर्नम हो गई मेरे, पीछे क्या होंगी, वक्षीय कशेरुकाएं। अब स्टर्नम से क्या निकलती हैं बताओ, पसलियां, 12 जोड़ी पसलियां यहाँ स्टर्नम से होते हुए कहाँ जाएंगी, पीछे बोलो कशेरुक दंड पर जुड़ेंगी। तो देखो कुछ इस प्रकार से स्टर्नम से ऐसे ऐसे बना देता हूं मैं। ये क्या जा रही है अपनी, बोलो, ये अपनी जा रही है बेटा पसलियां, है ना। ये हो गई अपनी पसलियां हो गई, देखो ऐसे बना देते हैं अपन, ये अपनी पसलियां हो गई, यानी ये हो गई अपनी रिब्स। रिब्स कितनी होती है हमारे अंदर, जल्दी से बोलिए। रिब्स बोले पसलियां कितनी होती हैं, 12 जोड़ी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। तो यानी कि ये जो मेरा पूरा थोरेसिक केज है, ये सामने से एक अस्थि से बना है जिसे बोलते हैं स्टर्नम, पीछे की तरफ होगा स्टर्नम, आगे की तरफ है यानी कि अग्रभाग, अग्र सतह समझते हो ना, अधर सतह वेंट्रल भाग। तो वेंट्रल भाग की तरफ तो कौन है बताओ हमारी, बोलो स्टर्नम। पीछे डोर्सल भाग की तरफ क्या हो जाएगी, कशेरुक दंड। और लेटरल भाग में, साइड वाली भाग में क्या हो जाएंगी हमारी पसलियां, ठीक। और इन सब से मिलकर बनेगा बेटा हमारा थोरेसिक केज, जिसके अंदर सुरक्षित रखे होंगे हमारे फेफड़े। इतना आया समझ में कि नहीं आया, पक्का। अब देखो सर आपने बोला था कि 2 प्रकार की पेशियां होती हैं, जिनमें से आपने एक तो बता दी थी डायफ्राम, याद करो, ये देखो सर, एक तो बता दी थी कौन सी, डायफ्राम, कहां चली गई, एक तो बता दी थी डायफ्राम, और दूसरी का नंबर बेटा अब आएगा। ये जो पसलियां हैं, ध्यान से सीखना, ये जो पसलियां हैं हमारी, ये मैं बाहर निकाल के थोड़ा इधर बना लेता हूं इसको। ये जो पसलियां हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये कुछ इस प्रकार से हैं। इन्हीं पसलियों के बीच में कुछ पेशियां पाई जाती हैं, ध्यान से सीखना। जो कुछ पेशियां तो ऐसी होती हैं बेटा जो अंदर की तरफ होती हैं, कहां होती हैं, अंदर की तरफ, ऐसे, ठीक। इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। मैंने आगे जगह छोड़ी है, ध्यान से देखना। और कुछ जो पेशियां होती हैं, सॉरी, वो होती हैं ऐसे बाहर की तरफ, इनको भी बोलते हैं आईसीएम, मतलब इंटरकोस्टल मसल, मतलब अंतरापरशुक पेशियां। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जब दोनों का एक ही नाम है तो अलग अलग क्यों बना रहे हो भाई, अलग अलग इसलिए बना रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। देखो इधर देखना जरा ध्यान से, देखो जो अंदर की तरफ है उनको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो बाहर की तरफ है उनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मतलब आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां जो अंदर की तरफ है, और बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो बाहर की तरफ हैं। तो इस प्रकार से हमारी पसलियों के मध्य में कुछ पेशियां पाई जाती हैं। उन पेशियों के कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर होते हैं। अंदर वाले को बोलते हैं आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां, और बाहरी वाले को बोलते हैं बेटा बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। चलिए अब वापस से थोड़ा डायफ्राम की तरफ आते हैं। देखो दोनों पेशियां तो देख ली हमने, लेकिन ये पेशियां काम क्या करती है जरा ध्यान से सुनना बेटा। देखो जैसे डायफ्राम है, ठीक, और डायफ्राम आप सबको पता है कि पेशीय संरचना है। अब डायफ्राम पर जब मस्तिष्क से सिग्नल आते हैं तो डायफ्राम का सामान्य आकार बताओ कैसा होता है, अभी सीखा हमने, चाप के आकार का या गुंबद के आकार का। अब जब डायफ्राम पर सिग्नल आएगा ब्रेन से, तो डायफ्राम गुंबद के आकार से संकुचित होकर चपटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, चपटा। यानी कि ये ऐसा जो गुंबद के आकार का डायफ्राम है हमारा, ये कैसा हो जाता है बताओ, कुछ इस प्रकार से ऐसे चपटा सा हो जाएगा। आई समझ में, ये गुंबद के आकार का डायफ्राम, ये चपटा डायफ्राम। अब मुझे एक चीज बताना, देखो डायफ्राम ऐसे रखा है हमारी थोरेसिक कैविटी में, कैसे, ऐसे थोरेसिक कैविटी और उदर गुहा के बीच में, वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में। अब जैसे ही सिग्नल आया किस पर, डायफ्राम पर, तो डायफ्राम चपटा होकर नीचे संकुचित होकर कहां गया, नीचे, और चपटा हो गया। मुझे बताओ डायफ्राम ऊपर की तरफ था, ऊपरी सतह को बोलते हैं एंटीरियर, और कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे की सतह क्या हो गई, पोस्टीरियर। यानी कि मेरा जो डायफ्राम है वो संकुचित होकर, बोलो एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन, किस अक्ष पर, बोलो एंटीरियो पोस्टीरियर अक्ष पर क्या करता है, गति करता है ना। एंटीरियो पोस्टीरियर अक्ष पर संकुचित होकर चपटा हो जाता है, और एंटीरियो पोस्टीरियर अक्ष पर ही शिथिल होकर वापस से गुंबद के आकार का हो जाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर, ये तो समझ में आ गया कि डायफ्राम जो है वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर गति करता है, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। लेकिन सर ये जो इंटरकोस्टल मसल है इनका क्या, भाई ध्यान से देखना, ये जो इंटरकोस्टल मसल है बेटा, जब ये देखो अभी मैं ऐसे रखा हूं फेफड़े, ऐसे हाथ रखा हूं, देखो अब मैं सांस लूंगा, देखो छाती कहां आई, बाहर, सांस लेने पर छाती कहां आती है, बाहर। तो यानी कि ये जो इंटरकोस्टल मसल है, इन दोनों में ही बेटा ये वाली, खासकर ये वाली, इसकी बात करेंगे हम, है ना।
जो बाह्य अंतरापरशुक पेशियां हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इनकी बात करेंगे। जब इनमें संकुचन होता है तो बेटा पसलियां, तो संकुचन होगा तो पसलियां कहां जाएंगी, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि ये जो पसलियां है बाहर की तरफ निकलेंगी। पसलियां जुड़ी हुई है स्टर्नम से, तो स्टर्नम भी कहां निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अब सुनो, छाती अभी धरी है अंदर, अब सांस लूंगा तो कहां आएगी, बाहर, यानी कि पीछे से कहां आ रही है, आगे की तरफ। और पीछे वाली सतह को क्या बोलते हैं, डोर्सल, और आगे वाली को क्या बोलते हैं, वेंट्रल। इसका अर्थ ये है कि ये जो मेरी बेटा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, ये डोर्सो वेंट्रल, कौन सी सतह पर, डोर्सो वेंट्रल, पीछे से आगे की तरफ, डोर्सो वेंट्रल सतह पर आगे पीछे की तरफ गति करती है। तो याद रखिएगा कि डायफ्राम जो है वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर गति करता है, और जो आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है ये आपकी बोलो डोर्सो वेंट्रल अक्ष पर गति करती है। ठीक, इतना आया समझ में। अब बेटा आगे चलते हैं। अब हम कैपेबल हो चुके हैं, योग्य हो चुके हैं सीखने के लिए कि श्वासन की क्रियाविधि कैसे होगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं और अगला चित्र देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन इस बोर्ड को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो गया भाई, चलो दो, हाँ इधर देखो बेटा, कुछ इस प्रकार से इस बोर्ड को कितने भागों में विभाजित करेंगे, दो भागों में, देखना भाई, ठीक है। अब देखना इधर, इधर मैं आपको सिखाऊंगा अंतः श्वसन के बारे में। किस बारे में, अंतः श्वसन, हेडिंग डाल लेते हैं अंतः श्वसन, ठीक। और इधर मैं आपको सिखाऊंगा बाह्य श्वसन, ठीक है ना। ये तो पता है ना आपको, अंतः श्वसन बाह्य श्वसन क्या होता है साहब, है ना। बोलो, सांस अंदर लेने को क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन, और सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन। अंग्रेजी में बोले तो इंस्पिरेशन, और इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, यहां मैं आपके फेफड़े का चित्र बना रहा हूं कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति खड़ा है, इस ऐसे ऐसे खड़ा होगा, मुंह इस तरफ होगा उसका, और उसको हम उसकी जो ये जो वक्ष गुहा है, जो थोरेसिक चैम्बर है, इसको ऐसे काट देंगे यहां से, तो क्या क्या चीजें दिखाई देंगी, देखना। सबसे पहले तो सर, उसके फेफड़े दिखाई देने चाहिए। क्या दिखाई देने चाहिए बताओ, फेफड़े। अब सांस कहाँ आ रही है, अंदर, यानी कि फेफड़े कैसे होंगे, थोड़े खिंचे हुए, लंबे से होंगे, याद रखो, क्योंकि भाई हवा कहाँ आनी चाहिए, अंदर। और डायफ्राम कैसा होगा, बोलो चपटा सा। चलो साहब कोई बात नहीं सर, फेफड़े दिखाई देंगे। आगे बताइए, अब आगे क्या दिखाई देगा, अब आगे यहाँ इस व्यक्ति का क्या दिखाई देगा बताओ जरा। यहाँ पीछे दिखाई देगी, बोलो कशेरुकाएं, है ना। ये देखो कुछ इस प्रकार से ये इस व्यक्ति की क्या लगी हुई है, कशेरुकाएं लगी हुई है, लोसा, ठीक। आगे की तरफ क्या लगा होगा जरा बताना। चलो इसी कलर से बना लेते हैं। आगे की तरफ भाई हमें स्टर्नम मिलेगी, इस व्यक्ति की स्टर्नम और कटी हुई क्या मिलेंगी, पसलियां मिलेंगी कुछ इस प्रकार से। और नीचे की तरफ क्या मिलने वाला है, नीचे की तरफ हमें मिलेगा बोलो डायफ्राम, जो कि कैसा हो चुका है, बोलो चपटा हो चुका है। कैसा हो चुका है, चपटा। आई समझ में, ये चित्र समझ में आ रहा है सबको, बोलो। अब ये डायफ्राम, ये जो चित्र है, ये बेटा अंतः श्वसन का चित्र है, और ये चित्र हमें बता रहा है कि डायफ्राम जो है वो संकुचित होकर कैसा हो गया है, चपटा हो गया है। यानी कि एंटीरियो पोस्टीरियर अक्ष पर ऊपर से कहां आ गया है, नीचे, ठीक। यानी कि डायफ्राम आ गया नीचे, ध्यान से सुनना। और उसी समय जो EICM थी हमारी पसलियों के बीच में, उनमें भी संकुचन हुआ होगा, जिससे छाती कहां उठेगी, बाहर की तरफ उठेगी। कहां उठेगी, बाहर की तरफ। इन दोनों ही क्रियाओं से ये जो बेटा वक्ष गुहा है हमारी, कौन सी गुहा, वक्ष गुहा, जरा ध्यान से देखना। ये जो पीली पीली लाइनों के और ये सफेद सफेद के बीच में जो है, इसको क्या बोलेंगे, वक्ष गुहा। ये जो मेरी वक्ष गुहा है, ध्यान से सुनना, इसका बेटा जो आयतन है, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो V से लिख रहा हूं। इसका जो आयतन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। भाई सीधी सी बात है कि डायफ्राम नीचे गया, पेशियां बाहर आई, तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हुआ, बढ़ गया। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, और हम सबने फिजिक्स में सीखा है कि आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि अगर दाब बढ़ा, वो सॉरी आयतन बढ़ा, तो दाब को P से लिख दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यानी कि सर दाब बढ़ा वक्ष गुहा का, सॉरी आयतन बढ़ा वक्ष गुहा का, तो दाब क्या हो गया, कम। अब आयतन बढ़ गया, दाब हो गया कम, यानी कि सर वक्ष गुहा का अल्टीमेटली दाब हो गया कम। और इसी वक्ष गुहा में कौन रखे हैं, हमारे फेफड़े। और फेफड़ों के अंदर भी तो बेटा कुछ ना कुछ दाब होता होगा, है ना। फेफड़ों के अंदर जो दाब होगा उसको बोलेंगे अंतः फुफ्फुसीय दाब। क्या बोलेंगे, अंतः फुफ्फुसीय दाब, या फिर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक। अब सीधी सी बात है, जब ये दाब कम हुआ है वक्ष गुहा का, तो वक्ष गुहा में तो रखे हैं तुम्हारे फेफड़े, तो फेफड़ों का दाब भी क्या हो जाएगा, कम। अब ऊपर कौन है बताओ जल्दी से, ऊपर है हमारा वायुमंडल। अब भाई सीधी सी बात है कि वायुमंडल में तो खूब सारी गैसें हैं, उनका भी कुछ ना कुछ दाब है। अब
अंदर फेफड़ों के दाब हो गया गैसों का कम, लेकिन वायुमंडल में अभी भी गैसों का दाब उतना ही है। तो बाहर दाब ज्यादा, अंदर दाब कम। तो भैया वायुमंडल से वायु कहाँ प्रवेश कर जाएगी? हमारे फेफड़ों के भीतर। और यही तो हम चाहते थे, और इसी को क्या कहते हैं हम? अंतः श्वसन। चलो सर, अंतः श्वसन की क्रिया तो समझ में आ गई। अब थोड़ा बाह्य श्वसन की तरफ देख लेते हैं। तो बेटा बाह्य श्वसन में मुझे बताना सबसे पहले तो कि जब बाह्य श्वसन होगा तो डायफ्राम क्या होगा? शिथिल। अब डायफ्राम जब शिथिल होगा तो डायफ्राम वापस से कैसा हो जाएगा? गुंबद के आकार का, यानी फेफड़ा दबेगा। और ये पेशियां जो थी कौन सी? ईआईसीएम, ईआईसीएम में भी शिथिलन होगा। तो ये भी छाती को, यानी कि रिब्स वगैरह ये सब कहाँ आएंगी? स्टर्नम वगैरह कहाँ आएंगी? अंदर की तरफ। यानी ये सब भी फेफड़ों को क्या करेंगी? दबाएंगी। यानी कि सर कुछ ऐसा होने वाला है। देखना बेटा इधर, ये फेफड़ा है हमारा, ठीक बोतल जैसा बिल्कुल, और ये दब गया तो कैसा हो गया? थोड़ा मोटू सा, है ना? ये देखो, और कुछ ऐसा हो गया। ध्यान से देखते चलना बेटा। अब भाई सीधी सी है, फिर से बनाओ सर। फिर से क्या बनाओगे? ये देखो, ये क्या है? ये क्या है जरा बताना। ये उस व्यक्ति की भैया पीछे क्या होगा? बोलो। पीछे वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कशेरुक दंड हो गया। देखो सा, आगे की तरफ क्या हो गई? वही स्टर्नम वगैरह हो गई, आगे की तरफ रिब्स हो गई, कटी हुई पसलियां हो गई, मतलब ठीक। ये देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब एक चीज और बाकी है, बताओ जल्दी से, क्या? डायफ्राम बनाना है। और इस बार डायफ्राम कैसा बनाना है? गुंबद के आकार का। कैसा बनाना है डायफ्राम? गुंबद के आकार का। और देखना जरा, डायफ्राम शिथिल होकर कहां चला गया? एंटीरियो पोस्टीरियर अक्ष पर ऊपर की तरफ। और ये जो हमारी पसलियां थी ईआईसीएम में शिथिलन होने के कारण ये भी कहाँ आ गई? बोलो, वेंट्रल से डोर्सल की तरफ आ गई, ठीक सा। इन सब की वजह से, ध्यान देना बेटा फिर से, इन सब की वजह से ये जो हमारी वक्ष गुहा थी, है ना, इस वक्ष गुहा का आयतन देखना जरा, फिर से क्या हो गया? कम। अब देखो यहां बढ़ा था, यहां क्या हो गया? कम। वक्ष गुहा का आयतन हो गया कम, तो प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। कोई बात नहीं, मुझे फिर से बताना, ये जो है फेफड़े के अंदर का दाब कौन सा होता है? अंतः फुफ्फुसीय दाब। कौन सा दाब होता है बेटा जरा बताओ? अंतः फुफ्फुसीय दाब। और मुझे फिर से बताओ कि ये फेफड़े रखेगा है वक्ष गुहा में, यानी कि वक्ष गुहा का आयतन कम हुआ, वक्ष गुहा का दाब बढ़ा, तो अंतः फुफ्फुसीय दाब भी क्या हो गया? बढ़ गया। अब बाहर कौन है? वायुमंडल। और वायुमंडल में तो तुम्हें पता है गैसों का जो दाब है वो क्या है? मतलब वायुमंडलीय जो दाब है वो क्या है? फिक्स। और यहाँ फेफड़ों के अंदर जो दाब है गैसों का, वो वायुमंडलीय दाब की तुलना में क्या हो गया? ज्यादा। तो भाई गैसें तुम्हें पता है कि अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती हैं, तो अंदर से हवा कहाँ चली जाएगी? बाहर की ओर। और यही तो हम चाहते थे। यानी कि इससे सर एक चीज समझ में आती है कि मैं अपने फेफड़ों को सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी कि ऐसा नहीं है सर कि मैं बाहर से अपने फेफड़ों में सीधे सीधे हवा फूंक लूं, ऐसा नहीं होता। हमारे फेफड़े इस प्रकार के नहीं है। आया समझ में? तो सर इससे एनसीईआरटी की एक बड़ी सुंदर सी लाइन निकल कर आती है, जो ये इस समय लिखी है, क्या? कि बेटा वक्ष गुहा में या वक्ष में फेफड़ों की जो शारीरिक व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में किया गया कोई भी परिवर्तन सीधे सीधे फेफड़ों पर प्रतिबिंबित हो जाता है, फेफड़ों की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाता है। यहां भी देखो आपने क्या किया था, आपने वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाया, ठीक। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा तो वक्ष गुहा का दाब कम हुआ। वक्ष गुहा में ही रखे थे फेफड़े, तो भाई उनका भी दाब कम हो गया, तो गैस कहां आ गई? हवा कहां आ गई? अंदर। यानी आपने सीधे सीधे फेफड़ों के साथ कुछ किया नहीं, हमने तो भाई वक्ष गुहा के आयतन को क्या किया? परिवर्तित किया। चाहे डायफ्राम को फिर संकुचित करके किया, चाहे फिर डायफ्राम को या ईआईसीएम को शिथिल करके किया। यानी कि कोई भी मनुष्य अपने फेफड़ों को सीधे सीधे, बोलो, अपने फेफड़ों में सीधे सीधे कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता, या फेफड़ों के आयतन में कोई भी परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से नहीं ला सकता। इसलिए हमें अप्रत्यक्ष रूप से ईआईसीएम और डायफ्राम की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारी जो श्वासन ब्रीदिंग की क्रियाविधि है वो सुचारू रूप से लगातार चलती रहे।